हेलो डियर क्लास टेंथ। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए उसको रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि कार्बन क्या होता है और कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन आपका कहाँ कहाँ पे कितना परसेंटेज पाया जाता है। फिर पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, इसका मतलब यह है कार्बन जो होता है किस टाइप के बॉन्ड बनाता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सब मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल है उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनना है, तो आई पढ़ना है और ये उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो है कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, यानी कि कार्बन आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन जो है वो आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन आपका किसी के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, यानी कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो एक टेट्रा वैलेंट है, यानी कि वो टेट्रा वैलेंसी फॉर्म करता है। कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्बन का सिंबल C होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 2,4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4। अब देखिए इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए कार्बन आपके कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपके साथ आपके 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन एक अकेला कार्बन 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की अगली प्रॉपर्टीज़ है कि कार्बन हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्फ लिंकिंग डैट इज़ टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कह रहा है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है सेल्फ लिंकिंग की, यानी कि कार्बन के पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि कार्बन एक एटम दूसरे एटम के कार्बन से जुड़ता है, और इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक एटम दूसरे ही एटम से मिलकर एक लंबी सी चेन बनाती है, उसी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। तो कार्बन के बाद प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक एटम कार्बन दूसरे एटम कार्बन तीसरे एटम कार्बन, ऐसे ही सिंगल सिंगल कार्बन एटम मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं। इसको अगर आप जनरल एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, तो ट्रेन का एक बॉक्स दूसरे बॉक्स में कनेक्ट होता है, दूसरा वाला तीसरे बॉक्स में कनेक्ट होता है ना, तो ऐसे वन बॉक्स जुड़ के लंबी सी ट्रेन बनती है। सेम इसी तरीके से कार्बन भी क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन, तीसरा वाला कार्बन चौथे कार्बन से, ऐसे ही ढेर सारे कार्बन मिलके आपके कार्बन के चेन बनाते हैं, इसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। तो कार्बन के हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, कार्बन आपका नॉन मेटल होता है, कार्बन की को हम टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ होती है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगला पॉइंट है कि फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। इस पॉइंट में कह रहा है कि जो आपका फूड होता है, जो यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो दवा खाते हैं, जो बुक्स है, और जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, वो सारा का सारा चीज़ किससे मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है, कार्बन के किसी कंपाउंड से मिलके बना है। उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कार्बन का पाया जाता है। मतलब मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द चीज़ें किससे मिलके बनी है, कार्बन से मिलके बनी है। उसी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे दवा खाना हो, चाहे बुक्स हो, पेंसिल हो, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर हो, यानी कि लिविंग थिंग की बात कर रहा है, एनिमल या फिर प्लांट, सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, कार्बन से मिलके बने हैं। अब आइए बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके बारे में है कि अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.2% कार्बन। कह रहा है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उसमें जो कार्बन है 0.02% पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है हमारे धरती के अंदर, हमारे ज़मीन के अंदर, हमारे ज़मीन के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% पाया जाता है। और जो कार्बन है किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन जो होता है हमारा मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इस फॉर्म में आपका कार्बन पाया जाता है। देखिए कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 पे 2 माइनस चार्ज, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 पे माइनस चार्ज,
कोल का मतलब कोयला, और कोयला जो होता है मोस्टली कार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए कोल को हम लोग कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पेट्रोलियम होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन क्या होगा इस चैप्टर के हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप जानते रहिए कि जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। तो देख रहे हैं कि आपका कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोल है, पेट्रोलियम है, सारे के सारे जो भी आपके कंपाउंड हैं किससे मिलके बने हैं, आपके कार्बन के मिलके बने हैं, क्योंकि उसमें कार्बन कुछ ना कुछ परसेंटेज पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास के एरिया में जो कार्बन है किस फॉर्म में पाया जाता है। जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो 0.03% पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ये बात थी आपकी कार्बन जो है वो कहाँ पाया जाता है और कितने परसेंटेज में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेफिनेशन है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमें जो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो हमें पढ़ना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो इसमें लिखा है कि these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compounds because they have weak intermolecular forces of attraction। कह रहा है कि जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, किसके कंपैरिजन में, आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका रीज़न बताया जाता है कि जो आपके कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। तो आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसमें पहला जो कंपाउंड दिया है वो है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। ऐसे आपका क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन सबका आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। और याद रखना इसमें जो टेम्परेचर दिया है ये केल्विन में रखा है, न कि डिग्री सेल्सियस में। तो सब में इसके केल्विन की यूनिट दिए गए हैं, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगली पॉइंट की बात करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड वो है जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज को फ्लो करता है कि नहीं, करंट को फ्लो करता है कि नहीं। अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। इस तरीके से कह लो कि नॉन कंडक्टर होते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कह दो कि इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता। इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, यानी कि वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, एक तरीके से नॉन कंडक्टर होते हैं ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछा है। तो कार्बन के कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो है आपका टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। तो मैंने बता दिया है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन अपने आप से जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है, जिसे कैटिनेशन कहते हैं। इसके बारे में पहले ही बात हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि जो कार्बन होता है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन किस तरीके के बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड को अपनी किताब में डिफाइन किया है कि बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहे हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है दो एटम के बीच में, उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। वो शेयरिंग किसके बीच में होती है, दो एटम के बीच में। जब दो एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करता है, उसी इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपके दो एटम दिया गया है।
ये दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। एक एटम दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे एटम पहला एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? तो आपका जो हाइड्रोजन होता है यानी कि H2, O2, N2, CH4, C2H6 ना, ये जो भी आपके कंपाउंड दिए गए हैं, मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसमें बॉन्ड की शेयरिंग होती है। आइए देखते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता क्यों है। फिर हम लोग देखेंगे जो कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है ना। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि जो H2 मॉलिक्यूल होता है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, यानी कि जो H2 मॉलिक्यूल होता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से होती है। तो देखिए जो आपका H2 मॉलिक्यूल होता है ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है, और हाइड्रोजन के सिंबल होता है H, उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कितना हो जाएगा 1। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है तो हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम को एक साथ लिख लेंगे। अब क्या होगा, जो पहला वाला हाइड्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस रिप्रेजेंट करूंगा ना। ये होता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करना। कैसे शो करते हैं, इसी तरीके से शो करते हैं कि किसी एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में उसी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम के साथ लिख देना होता है। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। तो हमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है ना। तो इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं ना। तो अब सवाल ये उठता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो देखिए जो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने ही आपके बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हर एटम हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, इस वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी चीज़ को आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से समझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कलर के बॉल्स हैं, और ये बॉल्स हैं ये दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के दोनों एटम्स है, एक एटम के पास यानी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से क्या होता है, ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और चूँकि दोनों लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वजह से हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन में आपके सिंगल बॉन्ड बनते हैं दो हाइड्रोजन एटम के बीच में। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका O2 मॉलिक्यूल होता है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। तो देखिए जो आपका O2 मॉलिक्यूल है ये आपके 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। किसी का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखते हैं 2,6। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे। तो देखिए किसी का भी अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो हम देखते हैं कि जो भी एटम है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसमें उसका हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऑक्सीजन को 6 रेड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो उसे 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या होता है, ऑक्सीजन चाहता है कि इसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पहले वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा
तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों ऑक्सीजन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यानी कि पहला वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा वाला ऑक्सीजन पहले वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो 2 है। तो इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इसमें 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ऑक्सीजन आपका 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो देख सकते हैं जो आपका ऑक्सीजन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है दोनों इलेक्ट्रॉन को ना। तो आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो मैंने इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग किया है ताकि आपको समझ आ सके कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से हो रही है। सेम इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका N2 मॉलिक्यूल होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए जो आपका N2 मॉलिक्यूल है ये भी आपके 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है और नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका सिंबल होता है N, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, 2,5। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम है तो हम क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन के एटम को लिख लेंगे। तो हमें फिर क्या करना होता है, हम लोग देखते हैं कि जो भी नाइट्रोजन है, जो भी एटम है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला वाला नाइट्रोजन है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के लास्ट शेल में, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग उस एटम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो नाइट्रोजन के हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो दूसरा वाला नाइट्रोजन है इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे वाले नाइट्रोजन के को मैंने इस तरीके से लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे वाले नाइट्रोजन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन चाहता है कि उसे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो क्या करता है, पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, पहले वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हमने देखा कि दोनों नाइट्रोजन एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों नाइट्रोजन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए आपस में। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किए तो दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की आपका फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बना के या ये कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। सेम इसी चीज़ को आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से बुक में मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना के ये आपका स्टेबल हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे CH4 मॉलिक्यूल के बारे में। CH4 को हम लोग मीथेन भी कहते हैं। तो CH4 मॉलिक्यूल हमारा कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें कितने बॉन्ड बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका CH4 मॉलिक्यूल है ये आपका एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बने होते हैं। तो जितने एटम होते हैं सबसे पहले उस एटम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है। तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1। तो देखिए कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 4 रेड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए CH4 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो 4 हाइड्रोजन के एटम को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है उसे कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा स्टेबल। ऐसे ही आपका जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन के। अब देख सकते हैं कि 4 जो जितने भी हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी कि हर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन चाहता है उसे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोजन है हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक एक, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एटम से मिल के 8 हो जाएंगे, तो कार्बन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो देखिए जो आपका पहला वाला हाइड्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा वाला भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हर हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वजह से हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो कार्बन ने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बनाए हैं और हर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल का होता है फॉर्मेशन। इसी चीज़ को आपके NCERT ने कुछ इस तरीके से बनाया है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया। तो फिगर 4.5 है, इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किसके लिए, मीथेन के लिए। तो हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इस वजह से हर एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ। अब हमें C2H6 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, यानी कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। जो C2H6 मॉलिक्यूल है इसे हम लोग ईथेन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं C2H6 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन का एटम है और 6 हाइड्रोजन का एटम है। तो हम क्या करना है, हम लोग करेंगे कि जितने भी एटम दिए गए हैं उस एटम का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,4। ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या हो जाता है, 1। तो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि C2H6 में 2 कार्बन के एटम है, तो हम 2 कार्बन के एटम को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब कार्बन की ये तो बात हो गई। अब C2H6 में 6 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन एटम को में हम लोग 3 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन को दे देंगे और 3 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन को दे देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेगा, हर हाइड्रोजन एटम कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। तो 6 हाइड्रोजन एटम है, तो 6 हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा स्टेबल। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाए। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो आपका पहला वाला कार्बन है, ये आपका पहला वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेता है और एक बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिस वजह से पहला वाला कार्बन स्टेबल हो जाता है। दूसरे वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए 8। तो दूसरा वाला कार्बन क्या करता है, आपके 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और पहले वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो C2H6 मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि जो पहला वाला कार्बन है उसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है और एक बॉन्ड कार्बन से मिलके बना है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला कार्बन है, या आपका दूसरा वाला कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है
और एक बॉन्ड पहले वाले कार्बन से बना है, जिस वजह से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सारे कार्बन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि हर एक बॉन्ड सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, इस वजह से हर एक एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी मॉलिक्यूल में। इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आप लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आप उसका स्ट्रक्चर और बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि हर एक एटम में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हर एटम ने एक दूसरे से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो जो फिगर 4.26 है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। यानी इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि हर एक एटम ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, इस तरीके से हर एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड बने हैं। इस तरीके से आपका C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप दिखा सकते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वाई कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है। फिर आगे कह रहा है कि नाइदर डोनेट नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। देखिए कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी स्टेबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी स्टेबल हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसके बावजूद कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का शेयर क्यों करता है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का आंसर क्या है। तो देखिए कार्बन, पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करता है तो क्या उसको प्रॉब्लम आती है। कार्बन जो होता है वो चाहता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाए। तो क्या करेगा, कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है C4-4, क्योंकि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतने उसके ऊपर -4 आ जाते हैं। क्योंकि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, C4- चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो कार्बन के पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि C4- के पास 6 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकता है ना। तो 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो अच्छे से होल्ड करता है। लेकिन 6 प्रोटॉन के पास प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस वजह से 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अब आइए देखते हैं कि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है। तो देखिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल होता है। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर आ जाएगा C4+ चार्ज। क्योंकि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है। तो कार्बन से हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसलिए कार्बन के पास +4 चार्ज आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ और एनर्जी देनी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इस वजह से कार्बन नहीं चाहता कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो कार्बन अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए कार्बन नहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म करता है। यह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों नहीं कर सकता, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, यही इसका रीज़न है।